वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से चैप्टर नंबर 17 जो कि हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारा ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो इससे पहले हम लोगों ने एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो था वो पढ़ लिया था। तो आज हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन के बारे में बात की गई है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसके 2 लोब्स हैं, लोब्स यानी उभार हैं इसके, और ये बिलो लेरिंग्स, ये जो सांस का जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है लेरिंग्स के नीचे होता है। तो ये आपके सामने सबसे पहले तो इसकी लोकेशन और इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो ये एक राइट और ये लेफ़्ट लोब्स जो हैं और बिलो द लेरिंग्स मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अंदर जो मेजर हार्मोन्स विच इट प्रोड्यूसेस। तो हार्मोन्स के अंदर पहला हार्मोन जो है उसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनीन। आपकी बुक के अंदर इसको थायोनीन लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये थायरोनीन है और इसको आप लोग थायरॉक्सिन भी कह सकते हैं। यहीं पे ही आप लोगों का एक MCQ बन गया कि टेट्रा आयोडोथायरोनीन को हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, दूसरा हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनीन है और एक और लास्ट वन कैल्सीटोनिन। तो 3 हार्मोन्स जो हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टेट्रा आयोडोथायरोनीन और ट्राई आयोडोथायरोनीन जो है इसका मेजर डिफरेंस है। पहले तो आप लोगों ने ये बता देना है कि इसमें फ़र्क क्या है। आप देख सकते हैं कि टेट्रा का मतलब 4 होता है, इसके अंदर 4 एटम्स होते हैं टेट्रा आयोडीन यानी थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन के, जबकि ट्राई का मतलब 3 होता है और 3 के अंदर यहाँ पे 3 जो हैं एटम्स होंगे आयोडीन के। तो ये आपका MCQ बन जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर पहले तो हम लोग ये जो दोनों ही हैं यानी टेट्रा आयोडो और ट्राई आयोडो जो हैं थायरोनीन, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कैल्सीटोनिन का बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो हार्मोन्स हैं थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो, ये एक्ट जो है सिमिलरली एक्ट करते हैं। सिमिलरली एक्ट करने से मुराद ये है कि इसका की पॉइंट आप जहन में रखें कि इसका बेसिक ताल्लुक़ किसके साथ है, मेटाबॉलिज़म के साथ। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि ये जो है जब ये रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से तो ये ग्लूकोज़ की मेटाबॉलिज़म को बढ़ा देता है और जब ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन बढ़ती है तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप ये चीज़ इसके साथ फिक्स कर लेंगे तो आगे जो कनेक्शंस हैं वो जोड़ना आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन इसका आ गया रिलेशन विद मेटाबॉलिज़म और प्रोड्यूसेस थ्रू आउट द लाइफ। जैसे आप देखें, इसको बजाय रटा लगाने के लिए कि इसको समझना आसान हो जाएगा कि इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम क्यों ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो लिहाजा जब तक इंसान ज़िंदा है तो ये प्रोड्यूसेस थ्रू आउट द लाइफ, ये सारी ज़िंदगी प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर साथ में यही बात आ जाएगी कि हायर लेवल्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी जब इंसान जो है मैच्योरिटी के लेवल पे होता है या एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है तो उस टाइम उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और अप टू मैच्योरेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो लिहाजा इसका प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ होगा, लेकिन इस बिफोर मैच्योरिटी इसका जो लेवल होगा ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मैच्योरिटी। तो ये आपने इसमें बता देना है। जैसे कि स्ट्रेस सिचुएशन है, कोल्ड है, हंगर है, ठीक है, सर्दी हो लग रही है इंसान को, तब भी ये इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंसान को अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये 2 हार्मोन्स जो हैं टेट्रा आयोडोथायरोनीन और ट्राई आयोडोथायरोनीन जो हैं ये दोनों ही इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें आप लोगों ने बता देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, वही जो सेम बात है कि थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडो जो हैं दोनों ही सेम वर्क करते हैं। क्या काम करते हैं, एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बनाने में काम करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। और एंड जनरेशन ऑफ ATP, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, सही पता ग्लूकोज टूटेगी तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, ATP। और यहाँ पे फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आल्सो वर्क विद STH के बारे में पढ़ा था, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन वो हार्मोन था जो कि हमारी बॉडी बनाने के यानी ग्रोथ के काम आता है। तो ज़ाहिर बात है ग्रोथ भी हो रही है,
साथ साथ हमें एनर्जी भी चाहिए। तो एक साइड पे थायरॉक्सिन जो है हमें एनर्जी देगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करके, और साथ साथ STH जो है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। तो दोनों जो है मिल के काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब दोनों मिल के काम करेंगे तो ब्रिंगिंग द ग्रोथ। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और भी है इसकी ग्रोथ के अलावा, कि ये ब्रेन सेल्स पे भी अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हमारे डिफरेंट किस्म के जो न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, जो कि ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ काम करने के लिए होते हैं, उनको भी ये बनाने में मदद देते हैं कि अगर ये होंगे तो हमारे ब्रेन सेल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो सेल डिफ्रेंशिएट होने के बाद ब्रेन के मुख्तलिफ काम करेंगे। यानी अगर ये कम होगा तो ब्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर पाएगा और इंसान जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि एक्ट ऑन द ब्रेन सेल काजिंग देम टू डिफ्रेंशिएट। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है ये एम्फीबियंस के अंदर है। एम्फीबियंस आप लोगों को मालूम है, इसमें ये फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं, सैलामेंडर आ जाता है। ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान आपको पता है कि ये इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अडल्ट फ्रॉग जो है वो एग देता है, एग में से लार्वा या टेडपोल बनता है, और टेडपोल प्यूपा और उसके करते हुए दोबारा फ्रॉग बन जाता है। तो एक ही ऑर्गेनिज़म अपनी लाइफ साइकिल के दौरान मुख्तलिफ अशकाल में से गुज़रता है, लिहाजा इस फिनोमेना को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और अगर एम्फीबियन के अंदर थायरॉक्सिन की मिकदार कम हो जाए तो क्या होगा कि इनके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो लार्वा है या टेडपोल है वो बड़े साइज़ का तो हो जाएगा, लार्ज टेडपोल साइज़ तो बन जाएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं उसके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, लिहाजा मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसका पूरा मरला था वो स्टॉप हो गया। तो टेडपोल एक लार्ज में तो आ गया, लेकिन मुकम्मल अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सका। अब हम लोग इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटीज़ दो तरीक़ों से देखी जा सकती हैं, यानी अपने ऑप्टिमम लेवल से जब हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इसको कहते हैं ओवर सिक्रीशन, और अगर कम सिक्रीट होगा तो उसे कहेंगे अंडर सिक्रीशन। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस आ रहा है ओवर सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन को हम लोग हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं थायराइड ग्लैंड के केस में। इसमें क्या होगा, ओवर सिक्रीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिसऑर्डर होता है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारी बॉडी को म्यूटेशन की वजह से कोई ऐसा प्रोटीन बना लेती है जो कि थायराइड ग्लैंड को जाके टच करती है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो लगातार जो है वो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन को। हालांकि आपको मालूम है कि थायराइड से थायरॉक्सिन तब प्रोड्यूस होता है जब एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आए, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कभी आ जाता है तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कभी नहीं आता तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, हमारी बॉडी ने एक ऐसा प्रोटीन बना लिया जो थायराइड ग्लैंड के साथ जाके अटैच हो गया, उसकी रिसेप्टर साइड से रह हो गया, और लगातार जो थायरॉक्सिन है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ती रहती है। तो उसका नुकसान बीमारी की सूरत में, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिज़ीज़। ये ग्रेव्स डिज़ीज़ जो है ये बुनियादी तौर पे एक साइंटिस्ट के नाम पे, एक डॉक्टर के नाम पे रखी गई है। इसमें होता क्या है ओवर सिक्रीशन में, इसमें एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है। इसमें एक्स का मतलब है आउटसाइड, ऑप्थेल्मिया या ऑप्थेल्मिया का मतलब है आई, तो इसमें बल्जिंग ऑफ आइज़ हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बल्जिंग ऑफ आइज़ हो गई इसके अंदर ग्रेव्स डिज़ीज़ के अंदर। और इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या होती है, ग्वाइटर यानी स्वेलिंग हो जाएगी इसके अंदर थायराइड ग्लैंड की, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। तीसरी बात यह है कि इंक्रीज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो होना ही था। क्योंकि जब ग्लूकोज लगातार टूटती रहेगी, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ रहेगा, ठीक है। और हार्ट क्योंकि एक्सेसिव एनर्जी को डेसिपेट करने की कोशिश करेगा तो उसकी फंक्शनिंग तेज़ हो जाएगी, तो इसकी वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकती है इफ़ प्रोलॉन्ग्ड। अगर ये लंबे अरसे तक चलता है तो ये कार्डियक फेलियर की सूरत में सामने आएगा। तो इसमें जैसे बताया आपको कि एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन होती है, और वो प्रोटीन जाके स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड जो है वो एबनॉर्मली थायरॉक्सिन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इस बीमारी को कहते हैं ग्रेव्स डिज़ीज़। इसके बाद एबनॉर्मेलिटी ही पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अंडर सिक्रीशन को।
पहली कंडीशन थी ओवर सिक्रीशन, तो अब ये है अंडर, इसको हाइपोथायराइडिज्म भी इसको कहा जाता है। और इसमें पहली किस्म है कॉन्जेनिटली डेफिसिट। कॉन्जेनिटली डेफिसिट का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे उसने माँ बाप से जीन ऐसे ले लिए हैं कि उसके अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है, तो फिर इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज़म बोलते हैं। और इसमें जैसे आपको मालूम है कि इट फेल्स टू डेवलप नॉर्मली, ज़ाहिर बात है कि वो नॉर्मली डेवलप कैसे हो सकता है, क्योंकि थायरॉक्सिन का लेवल भरपूर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। उसकी कोर्स स्कैंटी हेयर्स, कोर्स का मतलब है बॉडी पे बाल होंगे, कहीं कहीं होंगे, स्कैंटी कहीं कहीं होंगे, कोर्स का मतलब है खुरदरे बाल होंगे, मुलायम नहीं होंगे। उसकी थिक येलोइश स्किन होगी पैदाइश के वक्त बच्चे की, और वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड होगा। मेंटली रिटार्डेड ज़ाहिरी बात है क्योंकि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ब्रेन सेल डिफ्रेंशिएट मुकम्मल तौर पे नहीं हो सके, तो यही वजह है इसके अंदर मेंटली रिटार्डेड होने का। तो ये बीमारी जैसे आपको बताया आपको मैंने कि इसको क्रेटिनिज़म बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म क्योंकि अंडर सिक्रीशन है, फेल्स टू डेवलप सेक्सुअली, और ये बच्चा जो है सेक्सुअली भी इमेच्योर रहेगा। तो ये डायग्राम भी दी गई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अंडर सिक्रीशन ऑफ जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कॉन्जेनिटली जो है जेनेटिकली वो उसके अंदर कम प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद एक और कंडीशन आ गई है अंडर सिक्रीशन। फिर यहाँ पे अंडर सिक्रीशन की बात हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म की बात हो रही है, लेकिन इस दफ़ा कंडीशन ये है कि ये पैदाइशी नहीं, ये अगर आप लोग जो है खुराक के अंदर आयोडीन की कमी जो है अगर होगी तो उस वजह से भी ज़ाहिरी बात है आयोडीन चाहिए होता है। अभी आप देख चुके हैं कि थायरॉक्सिन हो, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हो या ट्राई आयोडोथायरोनिन हो, दोनों को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। तो जब खुराक में आयोडीन ही नहीं होगी तो थायराइड ग्लैंड जो है ओवर जो स्टिमुलेट हो जाएगा, काम करने की उसको थायरॉक्सिन को भरपूर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इनपुट नहीं है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो है इसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक MCQ बन गया आपका कि ग्वाइटर जो है वो दो कंडीशंस के अंदर बन रहा है। ग्वाइटर सिर्फ और इसी में ही नहीं बन रहा, बल्कि अभी आप लोगों ने ग्रेव्स डिजीज़ देखी थी, उसके अंदर भी ग्वाइटर होता है, और इसमें खुराक की कमी हो जाती है। खुराक की कमी जो है उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, तो लिहाजा इसके अंदर भी ग्वाइटर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ गया, अब इसका जो ताल्लुक़ है ये एक और बीमारी बनती है मैक्सोएडेमा। अब मैक्सोएडेमा क्या है, अब आप इसका लिंक बना लेते हैं। अब देखें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि थायरॉक्सिन हमने कहा था क्यों ज़रूरी होता है, थायरॉक्सिन इसलिए ज़रूरी होता है कि वो ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन कर सके। तो जब ग्लूकोज़ ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद ग्लूकोज़ की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। जब वो ग्लूकोज़ टूट नहीं रहा तो ग्लूकोज़ की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो बॉडी उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैट्स के अंदर। क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं होम्योस्टैसिस में किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते ताकि ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब जब आयोडीन की कमी थी तो क्या हुआ, ग्वाइटर तो हो गया, ठीक है, थायरॉक्सिन नहीं बन रहा, थायरॉक्सिन नहीं बन रहा तो ग्लूकोज़ ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, ग्लूकोज़ ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ़ैट्स के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, पफीनेस ऑफ हैंड्स, यानी कि पफीनेस का मतलब ये है कि स्वेलिंग हो जाती है हाथों में, स्किन के नीचे, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है जब इतने ज़्यादा फ़ैट्स ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन भी जो होना शुरू हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका लिंक जो है वो ग्वाइटर के साथ ही, यानी कि थायराइड की जो है हाइपोथायराइडिज्म के साथ चलता आ रहा है कि थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ़ैट्स में। तो जब वो फ़ैट्स में कन्वर्ट होगा तो फिर वो बीमारी जो है मैक्सोएडेमा की सूरत में सामने आएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक आप लोगों का MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये मैक्सोएडेमा की आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल फीमेल है और इसके अंदर जो है इनके हाथों में और डिफरेंट हिस्सों के अंदर, स्किन वगैरह के अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स हो गई है, तो पफीनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो जो कि एक नॉर्मल शख्स में इस तरह नहीं होता। दूसरा हार्मोन जो कि नाम है इसका कैल्सीटोनिन।
अब कैल्सीटोनिन जो है, इसके बारे में सबसे पहले तो आप लोग इसको बजाय रटा लगाने के कीवर्ड समझ लें कि रिड्यूसेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पहली बात ये समझ लें कि ये ब्लड के अंदर जब भी प्रोड्यूस होगा थायराइड ग्लैंड से, तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करेगा। तो इसका मतलब आप अगली लाइन आप खुद लिख लें कि ये फिर प्रोड्यूस कब होगा, तब प्रोड्यूस होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो हम भी लिख देते हैं कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हेन ब्लड कैल्शियम इज़ हाई। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होता है तो थायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है कैल्सीटोनिन, ताकि उसका जो लेवल है कैल्शियम का वो कम कर सके। तो फिर ये बंद कब होगा? ज़ाहिर बात है ये बंद उस टाइम होगा जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रोड्यूस कब होगा? जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, और जब ये कैल्शियम का लेवल अप टू द ऑप्टिमम लेवल ले आएगा यानी कम कर देगा, तो फिर उस टाइम ये सप्रेस कर देगा अपनी प्रोडक्शन को, फिर इसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इसकी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ओवर सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन। तो इसका ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन के साथ ताल्लुक़ क्या है कि ये नर्व पे अफेक्ट कर सकता है, ये स्केलेटन पे अफेक्ट कर सकता है, ये मसल पे अफेक्ट कर सकता है, और ये ब्लड पे अफेक्ट कर सकता है। अगर ये चारों चीज़ें भी अगर आप लोग पिछले टॉपिक से मिला के देख लें तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी कि देखें कि नर्व इम्पल्स जो है जनरेट क्यों होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सोडियम और पोटाशियम आइंस की वजह से। तो जब आइंस यानी कैल्शियम आइन का ब्लड के अंदर फ़र्क आएगा तो वो नर्व इम्पल्स पे लाजमी इफ़ेक्ट करेगा। स्केलेटन हड्डियों पे अगर ये नीचे ये लेवल कम कैसे करता है, ये हड्डियों के अंदर ब्लड से कैल्शियम को पकड़ता है और हड्डियों में लेके जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ये हड्डियों में स्केलेटन के अंदर कैल्शियम नहीं ले जाके पाएगा और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली कनेक्शंस बन रहे हैं। मसल्स के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि मसल्स में भी कैल्शियम होता है जो कि ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है। तो इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से मसल्स भी इफ़ेक्ट होंगे और साथ साथ ब्लड भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उसमें अभी आप चैप्टर 14 में पढ़ेंगे पीएच पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें आखिर में जाके आप लोग बता दें कि ये एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन होता है। पैराथॉर्मोन अभी हम आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इस हार्मोन के बारे में होगा। यानी अगर जो कैल्सीटोनिन है ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है तो पैराथॉर्मोन जो है ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये कैल्शियम के लेवल को रेज़ करता है। याद रखें बॉडी के अंदर दोनों मैकेनिज़्म चल रहे होते हैं, कोई कम करने वाले भी और कुछ बढ़ाने वाले भी, ताकि हर चीज़ का जो लेवल है बॉडी के अंदर क्या रहे, ऑप्टिमम रहे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।